वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 5 को पढ़ेंगे। यह कार्यपत्रक आपके 4 अगस्त के लिए है। सबसे पहले आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। व्यापार से साम्राज्य तक पाठ 2 जो आपका है, अभी तक हमने इतिहास की समझ के बारे में पढ़ा था। पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक, उसमें पढ़ते हैं उप विषय उसका है ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की कंपनी थी, भारत कैसे आई और कैसे उसने पूरे भारत पर 200 साल तक राज किया। एक व्यापारिक कंपनी से शुरू किया गया उनका जो व्यापारिक सफ़र था, वह भारत में एक राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण हुआ और पूरे भारत पर उन्होंने काबिज हो गए। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद कैसे अंग्रेज़ों ने व्यापार से अपना पूरा साम्राज्य बना लिया, यह हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी तक शक्तिशाली बादशाह था। 1717 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके जो सूबेदार क्या थे, अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली। 18वीं सदी के दौरान तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आकर धीरे धीरे वह देश के नीति निर्धारक बन गए। ये कैसे संभव हुआ, ये हम इस वीडियो में या इस वर्कशीट में देखते हैं। अब 1600 ईस्वी क्या था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर यानी इजाज़तनामा हासिल किया। यानी 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिला, वहाँ की जो महारानी थी ब्रिटेन की एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने इनको इजाज़त दिया कि आप बाहर जाके ईस्ट में यानी पूरब में व्यापार कर सकते हैं। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार का एकाधिकार मिल गया, यानी अब वही इंग्लैंड की एक ही कंपनी भारत में पूरा व्यापार पूरब में व्यापार करती। यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की होड़ में नहीं थी। जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारी कंपनियां हर जगह व्यापार करती हैं, तब नहीं। इंग्लैंड की किस कंपनी को मिला केवल यह हक, ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी इंग्लैंड की अन्य कंपनियां अब इसको यहाँ प्रतिस्पर्धा देने के लिए नहीं थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। कंपनी को हक ये भी मिला, अधिकार मिल गया कि अब वो क्या करेगी, अन्य इलाके खंगालेगी। खंगालने में तो सर्च करेगी दुनिया में, जैसे कि कहाँ और जैसे क्या है, भारत में वास्को डी गामा आया था, भारत में कौन आया था, वास्को डी गामा ही आया था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, भारत वास्को डी गामा आया था। जब वास्को डी गामा आया था 1498 में, उसने भारत से मसाले ले गया और उस मसाले को 60 गुना ज़्यादा कीमत पे यूरोप में बेचा। तो यूरोपियों को पता चला कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए वहाँ के व्यापारी भारत में मसाले और कपड़े के लिए आते थे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की ये दोनों चीज़ें यूरोप में बहुत ज़्यादा इनकी मांग थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ये भी अधिकार मिल गया, क्योंकि उसका एक अधिकार था पूरब में व्यापार का। वो अन्य और देश जैसे श्रीलंका है, चीन है, बर्मा है, इंडोनेशिया था, ये सब जो जावा द्वीप ये सब थे, इन सबको खंगाले और यहाँ जो चीज़ मिल सके उसको यहाँ से खरीदे और यूरोप में लाकर ऊँची कीमत पर बेचे। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों फ्रांस, डच, पुर्तगाल और पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। अब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा पे अपना ठिकाना बना लिया था। लेकिन ये केवल अधिकार मिला था ब्रिटेन की कंपनी को, लेकिन फ्रांस के, डच, पुर्तगाली और जो थे ये पूरब के व्यापार में आ सकते थे। इनको रोकने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि ये दूसरे देश थे। और जब तक इंग्लैंड के व्यापारी केप ऑफ गुड होप, क्योंकि पहले जो वो समुद्री मार्ग, हवाई जहाज़ मार्ग नहीं था, समुद्री मार्ग था, तो जो अफ्रीका द्वीप था, अफ्रीका द्वीप का सबसे जो समुद्री लास्ट पॉइंट था उसे केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। आप देखेंगे ऐसे 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 अगर अफ्रीका होगा, ऐसे आप देखेंगे महाद्वीप है, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड, साउथ अफ्रीका के इसमें यहाँ केप ऑफ गुड होप है। तो यहीं से होके वो फिर ऐसे हिंद महासागर में गुजरते थे। इससे पहले वो इस रास्ते से आए पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, तो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। सबको पता होना चाहिए कि जो गोवा है तो ये आज़ादी के बाद तक पुर्तगालियों के कब्जे में था और बाद में भारत सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया। इसका भारत में विलय हुआ, तो पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा था। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन्हीं लिए वो व्यापारी आए थे। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी। अब चूँकि यूरोप में की
कई सारी कंपनियां आ रही हैं ख़रीदने के लिए, तो जब ज़्यादा खरीदार होंगे तो कीमत बढ़ जाती है। तो भारत की जो ये वस्तुएं थे, भारतीयों ने इनकी कीमत भी बढ़ाना शुरू कर दिया और उनका मुनाफा घटने लगा। किसका? यूरोपियों का। क्योंकि पहले एक मान लो 10 रुपये में जो चीज़ आ जाती थी वो 100 रुपये में बेचते थे, या मान लो 600 में बेचते थे। लेकिन अब सबको पता है कि यार कई सारे व्यापारी आ रहे हैं कई देश के, तो उन्होंने क्या किया, इसका कीमत 200 कर दी या 100 कर दी, यानी इनका क्या मुनाफा घटने लगा। तो अब मुनाफा घटने लगा तो क्या हुआ कि अब सब में होड़ लगी, फ्रांसीसी में, डच में, पुर्तगाली में और ब्रिटिश में, कि हम क्यों ना मार्केट यानी बाज़ार पर ही कब्जा कर लें। मतलब कि पूरे भारत की जो बाज़ार है इसी पे कब्जा कर लें तो फिर लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए इन सब में लड़ाइयाँ शुरू हुई। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजहों से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए बस्तियों की किलेबंदी करनी शुरू की। अब लड़ाइयाँ उनमें जब शुरू होनी शुरू हुई तो उन्होंने बस्तियों की क्या कर दी, किलेबंदी शुरू कर दी। और उस समय भारत में कोई ऐसा बड़ा साम्राज्य नहीं था जो इन सबको डराता, इनको मार के भगाता। तो ये छोटे छोटे साम्राज्य थे, जैसे कि मान लीजिए कि बंगाल का है तो उसे बंगाल से मतलब है, गोवा में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नहीं। मराठों का क्या बोलते हैं, गोवा में या केरल में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं है। निज़ामों का कोई मतलब नहीं है। अवध का नवाब का कोई जो महाराष्ट्र में जो समुद्री मार्ग है वहाँ से कौन आ रहा है कोई मतलब नहीं है। कलकत्ता में से समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या आ रही है, उनकी वहाँ पे कोई शक्ति ही नहीं थी। तो इसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। उनका टकराव, अब फिर ये अपने किले बनाने शुरू किए। टकराव स्थानीय शासकों में भी होने लगा, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारी कंपनियों से पहले ही दुखी थे। अब क्या था कि इनका टकराव धीरे धीरे शासकों से जो छोटे छोटे होते थे उनसे होने लगा, क्योंकि पहले भारतीय लोग माल बेचते थे। अभी जब कंपनियां आ गई तो ये माल बेचने लगी, तो जो टैक्स था वो वहाँ के शासकों को मिलता नहीं, उनका मुनाफा खो रहा था। तो क्या हुआ कि वो भी इन सबसे नाखुश। एक उदाहरण देखते हैं कि बंगाल एक सूबा था, यानी एक राज्य था। 1651 में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। कब? 1651 में, जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यानी इन्होंने फैक्ट्री शुरू की, यहाँ से जो भी सामान खरीदते थे वहाँ ले जाके स्टोर करते थे और फिर वहाँ से जहाज़ से वो निर्यात होती थी, मतलब विदेश जाती थी। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इसमें एक गांव कलिकाता था जो बाद में कलकत्ता बना, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब देखिए यहाँ कोलकाता बनने की, जो आज का कलकत्ता है, उसके बनने की कहानी भी आपको कि 1656 में उन्होंने क्या किया कि 1651 में पहली फैक्ट्री लगाई और फिर धीरे धीरे क्या किया, फैक्ट्री में चूँकि जो काम करने वाले मजदूर थे, सौदागर थे, उनसे कहा कि फैक्ट्री के आसपास आप लोग बस जाओ, आपके लिए आराम रहेगा, चूँकि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो बस गए। फिर 1696 में आते ही इस आबादी के चारों तरफ उन्होंने एक किला बनाना शुरू कर दिया। अब चूँकि इतना बड़ा कोई राज्य था नहीं जो बताए कि भैया हमारे साम्राज्य के आसपास क्यों किले बना रहे हो, या जो बड़े लोग होते हैं, जो दूरदर्शी शासक होते हैं, वो इन सब चीज़ों से पहले ही सतर्क होते हैं। इस तरह का कोई था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, किले बना दिया। 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत दे दी, क्योंकि उस समय मुगल वंश पतन के कगार पर था। तो क्या हुआ कि 3 गांव की जमींदारी खरीद ली और उसमें से एक गांव था कलिकाता, जो बाद में कलकत्ता बना। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया, जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। पहले क्या होता था, फरमान जारी होता था। फरमान कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए मुगल साम्राज्य की पूरी सीमा है, तो मुगल साम्राज्य से फरमान जब तक नहीं मिलेगा तब तक आप इस सीमा में क्या कर सकते हैं, व्यापार नहीं कर सकते हैं, और आपको फिर टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि ऐसा फरमान प्राप्त किया कि बिना शुल्क चुकाए, यानी उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और व्यापार करेंगे। यानी फिर तो उनके मज़े हो गए। आखिर सरकार को लाभ कैसे होता है, सरकार को तो ऐसे लाभ होता है जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार है, तो भारत सरकार में हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनको टैक्स तो देते हैं ना, हम इसी देश में रहते हैं। या जो विदेशी भी आते हैं, हम बाहर से कोई सामान लाते हैं या बाहर से कोई सामान खरीदते हैं तो हम उनको टैक्स देते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो ब्रिटिश थे उनको मुगलों को शुल्क नहीं देना था। तो हुआ क्या कि
यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। नतीजा बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध किया। अब क्या था, औरंगजेब ने कंपनी को दिया था, लेकिन कंपनी के अफसरों ने कहा भैया हम भी नहीं शुल्क देंगे, और कंपनी के अफसर भी भ्रष्ट थे, वो भी खूब व्यापार करते थे। अब जब बिना शुल्क दिए व्यापार करने लगे तो जाहिर सी बात है शुल्क कहाँ जाता, सरकारी खजाने में जाता बंगाल के। तो बंगाल का जो नवाब था उसका जो खजाना कमज़ोर होने लगा और उसने इसका विरोध किया। वहाँ का नवाब कौन था, मुर्शीद कुली खान। अब छात्रों हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपका है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फ़ायदा मिला। व्यापार के एकाधिकार चार्टर से यह फ़ायदा मिला कि अब इंग्लैंड की कोई अन्य कंपनी पूरब में व्यापार में उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी। आपको ये उत्तर लिखना है। दूसरा ये भी था कि अब वो नए क्षेत्रों को खोज सकते थे और वहाँ से सस्ते सामान खरीद के यूरोप में लाके बेच भी सकते थे, तो ये फ़ायदे उनको मिले। दूसरा प्रश्न है, यूरोपीय व्यापारी भारत में किन किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे, धीरे धीरे उनका मुनाफा क्यों कम होने लगा। अब क्या क्या बेचते थे, जाहिर सी बात है सूती कपड़े, सूती कपड़े होते थे, लौंग थी, इलायची थी, तो जो मसाले थे ये सब चीज़ें वो बेचते थे। लेकिन जैसे ही अन्य देशों पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी कंपनियों के व्यापारी आने लगे तो भारतीय सामानों की मांग यूरोप में थी, इसलिए मांग बढ़ी तो भारतीयों ने क्या किया, उनका दाम बढ़ा दिया, इसलिए मुनाफा कम हो गया। तो ये आपको यहाँ पे उत्तर लिखना पड़ेगा। आपके जीवन से संबंधित किसी भी ऐसे क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार को प्रभावित कर सकता है, अपने जीवन में किसी उदाहरण के द्वारा विस्तारपूर्वक लिखिए। देखिए बच्चों, ये प्रैक्टिकल प्रश्न है कि आपके जीवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार आपको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। यहाँ को की जगह से होगा, यानी मान लीजिए आपके जीवन में आपको कोई एकाधिकार मिल गया कि आप ही वो काम करोगे, तो वह आपके जीवन से को कैसे प्रभावित करेगा, ये आप लिखना है। आप सोचिए कि मान लीजिए कोई एकाधिकार आपको मिल जाए, मान लीजिए कि आपकी क्लास में आपको एकाधिकार मिला कि आप ही अपने जो आपकी जो क्लास है उसके मॉनिटर बनोगे और कोई नहीं बनेगा, आपको ही मॉनिटर उनके सारे काम करने हैं। तो ये तो अच्छा है, आप अच्छे से करोगे, अब आपका कोई कंपटीटर नहीं है। लेकिन नुकसान भी इससे ये होगा कि आपको अब चुनाव होगा नहीं और सारी प्रक्रिया होगी नहीं, हो सकता है आप धीरे धीरे गलत काम भी करने लगे और बच्चों को उससे हानि भी हो। हैं, आप मान लीजिए क्योंकि आपको ही एक एकाधिकार मिल गया है तो दूसरा कोई बन भी नहीं सकता। इसके फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं। ऐसा ही कोई एक अपना प्रैक्टिकल इस हिसाब से कोई एकाधिकार आपको चुनना है छात्रों। इसका आंसर मैं कुछ बना के नहीं दूंगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल बना दिया है, आपको एक हिंट दिया है, बना के आपको लिखना। छात्रों आपकी ये 10वीं की आपकी 8वीं की वर्कशीट यही समाप्त होती है। आप इसे करके अपने कक्षा अध्यापक को भेजिए या अपने जो विषयाध्यापक उनको भेजिए ताकि आपकी वर्कशीट का मूल्यांकन हो सके। थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नई नई जो हम वीडियोज़ डाल रहे हैं वो आप तक मिलती रहे। थैंक यू।